जय हिंद साथियों, जी के जी एस भाई विवेक सर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक आप सभी के साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट घोषित की गई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूँगा और उनके ऑप्शन को भी डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ये स्टील में होती है। आइए बाकी अन्य ऑप्शन देखते हैं। हवा में इसमें ध्वनि की गति बहुत धीमी होती है, लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, क्योंकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। पानी यह एक द्रव है, इसमें ध्वनि की गति हवा से तेज लेकिन ठोस से धीमी होती है, लगभग 1482 मीटर प्रति सेकंड होती है। जबकि निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरह है, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं, जिसमें समतल दर्पण, इसका उपयोग हम घरों में चेहरा देखने के लिए करते हैं, यह वस्तु के बराबर आकार का ही प्रतिबिंब बनाता है। जबकि अवतल दर्पण, इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले शीशे, डॉक्टरों द्वारा आँख कान जांचने में और गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। हेडलाइट में जो प्रकाश फैलता है चारों तरफ, उसमें किया जाता है। जबकि बेलनाकार दर्पण, इसका उपयोग आंखों की एक विशेष दोष जिसे अबिंदुकता कहते हैं, उसे ठीक करने वाले चश्मों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये ध्रुवों पर होता है। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं। भूमध्य रेखा पर, यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिक होने के कारण जी का मान सबसे कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर चारों तरफ चारों तरफ से गुरुत्वाकर्षण बल बराबर खिंचाव पैदा करता है, जिससे केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर होने के कारण यहाँ भारीता होती है और जी का प्रभावी मान शून्य हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ों पर खाना देरी से क्यों पकता है? तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पानी का क्वथनांक घट जाता है और खाना देरी से पकता है। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं। वायुदाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ना, यह सिद्धांत प्रेशर कुकर में काम करता है। कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक होता है, वो बढ़ जाता है, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना, पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ हवा पतली होती है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा नहीं बल्कि कम होती है। वहाँ ठंड अधिक होना, ठंड का खाना पकने के आंतरिक वैज्ञानिक कारण से सीधा संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 746 वाट का होता है। 550 वाट, यह ब्रिटिश प्रणाली फुट पाउंड प्रति सेकंड के रूप में एक हॉर्स पावर को परिभाषित करने का यांत्रिक मान है, न कि वाट का है ये। जबकि 1000 वाट मिलकर 1 किलोवाट बनाते हैं, जो बिजली की खपत मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 786 वाट, विज्ञान में इसका कोई मात्रक या मानक या परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो ये परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। परमाणु द्रव्यमान, इस आधार पर मेंडलीफ ने अपनी पुरानी आवर्त सारणी बनाई थी, जिसमें कई कमियां थी। न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर, इस आधार पर कोई आवर्त सारणी नहीं है। समान न्यूट्रॉन संख्या वाले तत्वों को सम न्यूट्रॉन कहते हैं। संयोजकता के आधार पर यह किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तय होती है। इसके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। 0, यह अत्यधिक अम्लीय माध्यम को दर्शाता है, जैसे बैटरी में इस्तेमाल होने वाला शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 6, यह हल्का अम्लीय होता है, हमारे लार का या दूध का पीएच मान लगभग इसी के आसपास होता है। 14, यह अत्यधिक क्षारीय होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, ये क्षारीय है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे का जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है और ऑक्सीकरण के कारण होता है। भौतिक परिवर्तन देखते हैं, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे बर्फ का पिघल कर पानी बनना या मोम का पिघल कर जंग में नया पदार्थ बनता है। अपचयन अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है या हाइड्रोजन जुड़ती है। लोहे पर जंग लगते समय ऑक्सीजन जुड़ती है, इसलिए यह अपचयन नहीं ऑक्सीकरण है।
विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं, इसमें अत्यधिक क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट में लोहे डालने पर कॉपर को हटा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो ये दूधिया हो जाता है। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं, जैसे नीला रंग, तो जब हम किसी क्षार में लाल लिटमस पत्र डालते हैं तब उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है। लाल, जब किसी अम्ल में नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। काला, जब कार्बोहाइड्रेट या चीनी को अत्यधिक गर्म करके झुलसाया जाता है तब कार्बन मुक्त होने के कारण वह काला हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4 है। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं, HCl, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हमारे पेट में भोजन पकाने के लिए प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। HNO3, यह नाइट्रिक अम्ल है, इसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटक और उर्वरक बनाने में होता है। CH3COOH, यह एसिटिक अम्ल है जिसे आम भाषा में सिरका या विनेगर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत है। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यह मस्तिष्क में होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि में से एक है। थायराइड ग्रंथि, यह गले में स्थित होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो सीधे हार्मोन खून में छोड़ती है। अग्न्याशय ग्रंथि, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन्स दोनों बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये मधुमेह रोग होता है। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं, जैसे घेंगा, यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है जिससे गले की थायराइड ग्रंथि सूजकर बड़ी हो जाती है। एनीमिया, इसे अरक्ता भी कहते हैं, यह शरीर में लोहे या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी, इसमें यह आंखों की बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है जिससे रात के समय साफ दिखाई नहीं देता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं, जैसे विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यह गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में मिलता है और आंखों के लिए जरूरी है। विटामिन बी, इस पूरे समूह को विटामिन बी कम्प्लेक्स कहा जाता है, इसमें सबसे मुख्य विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन है जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी देखते हैं, इसका वैज्ञानिक रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, यह हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है और इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल और खनिज का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं, फ्लोएम, यह ऊतक पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाता है, जबकि कॉर्टेक्स, यह पौधों के तनों और जड़ों में बाहरी त्वचा के ठीक नीचे की कोशिका की परत होती है जो भोजन भंडारण का काम करती है। एपिडर्मिस, यह पौधों की पत्तियों, तनों और जड़ों की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक त्वचा होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। आइए अन्य ऑप्शन देखते हैं, 23, मानव शरीर में गुणसूत्र 23 जोड़ी पाए जाते हैं। संख्या में पूछे तो 46 होते हैं। 44, मानव शरीर की एक कोशिका में 44 गुणसूत्र ओटोसम होते हैं जो शरीर के लक्षणों को तय करते हैं। बाकी दो बचे ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। 52, यह मानव शरीर से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ जीवों जैसे जंगली कुत्ता या कुछ पौधों में गुणसूत्रों की संख्या 52 पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल GK GS बाई विवेक सर को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।